कृषि। आज की क्लास में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कृषि किस तरह किया जाता है, कितने तरह की फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, इसके साथ ही कृषि में ऋतुओं के अनुसार कृषि कैसे होती है और कृषि में गहन कृषि, निर्वाह कृषि और इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि, इन सारी कृषि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम क्रम से चालू करते हैं। कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 2/3 लोग कृषि कार्य करते हैं और कृषि का करने का कारण ये है कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और अधिक जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता के लिए कृषि यहाँ ज़्यादा लोग करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे अन्य रोजगार न होने की वजह से या दूसरे विकल्प न होने की वजह से कृषि पर ही निर्भरता अधिक है। इस कारण भी कृषि यहाँ लोग ज़्यादा करते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि जो यहाँ की जाती है, कृषि सिर्फ खाने के लिए ही अन्न उगाया नहीं जाता, खाने के अलावा ही कृषि खाद्य और अखाद्य 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। कुछ फसलें सिर्फ भोजन के लिए उगाई जाती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अखाद्य फसलें होती हैं जिनसे हम कृषि पर आधारित उद्योग निर्भर हैं। जैसे कुछ उद्योगों का नाम हम बता रहे हैं, जैसे चाय उद्योग है, कहवा उद्योग है, गन्ना उद्योग है, जूट उद्योग है, रेशम उद्योग है, इत्र उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कृषि से उत्पादित होने वाली फसलों या कृषिगत चीज़ों पर निर्भर हैं, जिन पर ये उद्योग चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका है कृषि के प्रकार। भारत में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से कृषि की जाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ की जो मिट्टी है, जलवायु है, ये विविध प्रकार की है। इन विविध प्रकार के कारण मिट्टी, जलवायु या अन्य चीज़ें विविध होने के कारण, यानी को प्रकार की होने के कारण कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे वर्षा है, कहीं पे कम वर्षा है, कहीं पे अधिक वर्षा है। इन कई कारणों से यहाँ की जो धरातल की बनावट है, धरातल की जो बनावट है वो भी उबड़ खाबड़ है। तो कहीं प्लेन है, कहीं तटीय है, कहीं मैदानी है। इन कई कारणों से कई तरह की कृषि यहाँ की जाती है। पहला इसमें आपका है प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि जो होती है ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। इसका कारण क्या है कि कुछ आदिवासी लोग जो हैं वो इस कृषि को करते हैं क्योंकि उनके पास खेत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे खेतों पे वो सिर्फ अपनी जीवन मर्या के लिए या अपने जीविका चलाने के लिए खेती करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये कृषि ज़्यादातर आदि समाज के लोग, पिछड़े लोग इस प्रकार की कृषि करते हैं। इस कृषि को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि या झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि में होता क्या है कि ये यहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं ये जंगल को जला देते हैं, जंगल को जलाकर या जंगल को काट कर उसे जला देते हैं। इस प्रकार उसको जंगल को साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद उसमें ये फसल बोते हैं। फसल बोने के बाद साल के 1 साल 2 साल वहाँ पे खेती करते हैं। 1-2 साल खेती करने के बाद इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर वो वहाँ जंगल को छोड़ के या उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। वहाँ फिर इसी क्रिया को पुनः करते हैं। फिर वहाँ जंगल को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर 1-2 साल करते हैं, फिर उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। इस तरह ये कृषि करते हैं। इसलिए इसका कर्तन दहन इसलिए इसको कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है, लदांग भी कहा जाता है कहीं पे। इसे इसके कई जगहों पे कई नामों से जाना जाता है। पांडु भी कहते हैं, रे भी कहते, और अमेरिका और मैक्सिको में इसको दूसरे नामों पे जानते हैं। ऐसे अन्य देशों में भी अलग अलग नाम से जानते हैं, भारत में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने कुछ नाम बताया कि झूमिंग कृषि या कर्तन दहन कृषि या लदांग, पांडु, ऐसे तमाम जगहों पर तमाम नामों से जाना जाता है। ये कृषि छोटे आकार या छोटे खेतों में की जाती है और ज़्यादातर ये पिछड़े समाज या आदिम समाज द्वारा की जाती है। अगला आपका है गहन कृषि। गहन कृषि से मतलब है, गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है या कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है और अधिक जनसंख्या होने के कारण
अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें अधिक से अधिक अन्न की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हम गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि में कम भूमि पर या कम जगह में अच्छी बीज का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अच्छी तकनीक का प्रयोग करके फसल की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाता है, यानी कम जगह में अधिक फसल को उत्पादित किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है गहन कृषि। यह कृषि जो होती है भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में ये कृषि की जाती है। इसके और गहन कृषि में एक चीज़ और है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहीं भी की जाती है और बड़े खेतों में की जाती है, क्योंकि जो जनसंख्या अधिक या जनसंख्या बाहुल्य वाले राज्य हैं उनका भरण पोषण आसानी से किया जा सके। गहन कृषि में एक चीज़ और है जिसका आप कह सकते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का नाम आप जानते होंगे। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति को सन 1966-67 में लागू किया गया। इसके तहत भारत के कुछ राज्य, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? इसके लिए अच्छे बीज, खाद, रासायनिक दवाएं, इन सब का प्रयोग करके गेहूं की पैदावार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा दिया गया। पहले मान लीजिए जैसे कि 1 हेक्टेयर में अगर 50 कुंटल होता है तो 10 कुंटल बढ़ा दिया गया, या 1 बीघे में 10 बोरे होते तो 12 बोरा होने लगा। इस तरह इसका उत्पादन बढ़ा दिया गया। इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में होता क्या है कि इन सब तकनीकों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ा दिया जाता है। ये जो हरित क्रांति है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं के फसल पे हुआ। गेहूं, इसके बाद चावल आता है। गेहूं पे इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा। अब आपके तीसरे प्रकार की कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होती है? ये कृषि का उद्देश्य होता है व्यापार करना। ये कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। ये कृषि बड़े पैमाने पे, बड़े आकार के खेतों में किया जाता है और इसमें आधुनिक यंत्र, मशीनों का प्रयोग करके, बीज खाद का उपयोग करके, अच्छी बीज अच्छे खाद का उपयोग कर बड़े पैमाने में फसल उगाए जाते हैं और इन फसलों का व्यापार किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जैसे इसमें चाय है, कहवा है, कपास है, गन्ना है, इस तरह की चीज़ें उत्पादित किया जाती है। और इसका उद्देश्य जो होता है, वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य जो होता है सिर्फ लाभ कमाना होता है या इनका व्यापार करना होता है। तो इसके लिए अच्छे बीज, खाद, इसके बाद बाजार, अधिक श्रमिक, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इन सब के साथ हम ये वाणिज्यिक कृषि करते हैं और वाणिज्यिक कृषि द्वारा व्यापार किया जाता है और इस व्यापार द्वारा तमाम तरह के लाभ या खाद्यान्नों की पूर्ति की जाती है। आगे इसमें एक और आता है इसी के अंतर्गत आपका, वो आपका है रोपण कृषि। रोपण कृषि, ये रोपण कृषि जो है इसमें चाय, गन्ना, कपास, जूट, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत पैदा की जाती हैं जो रोपण कृषि और नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इनका क्या होता है, बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बड़े बड़े बागानों में या बड़े बड़े खेतों में इनका खेती किया जाता है और इनका व्यापार किया जाता है और इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अब हम आ जाते हैं नीचे, ऋतुओं के अनुसार फसल के प्रकार। भारत में अगर देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है। इसमें यहाँ गर्मी भी है, कहीं पे वर्षा भी है, तो कहीं ठंडी भी है। तो कई तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, कई तरह की मिट्टी पाई जाती है और जलवायु में फर्क होने के कारण यहाँ ऋतुओं के अनुसार कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। जिसमें आपका पहला आ जाता है रबी की फसलें। रबी की जो फसल होती है वह अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। ये अक्टूबर
अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और ये आपका मार्च अप्रैल नहीं गलत, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। थोड़ा सा होगा रहे थे कि रबी की फसल, तो रबी की फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोई जाती है और ये मार्च और अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं के मौसम में, रबी की फसल से मतलब है गेहूं के मौसम में, गेहूं के मौसम में जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं और इसके साथ साथ जैसे आप गेहूं है और सरसों है, गेहूं, सरसों, मटर, चना, ऐसे बहुत सारे फसल हैं जो मक्का वगैरह इसमें भी आ जाएंगे। हाँ, मक्का भी आ जाता है, मक्का भी आएगा इसी में, और मक्का दोनों में आ जाता है, मक्का इसमें भी आ जाता है और खरीफ वाले में भी आ जाता है। तो ये सब फसलें जो हैं रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। ये अक्टूबर दिसंबर में बोई जाएंगी, मार्च में काटे जाएंगे। गेहूं के साथ जो भी फसलें बोई जाती हैं गेहूं के सीजन में, वे सारी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आपका दूसरा है खरीफ फसलें। खरीफ की फसलों से मतलब है वह फसलें जो धान के सीजन में यानी बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम का मतलब है मई जून जुलाई से लेके बोना स्टार्ट हो जाता है। मई जून जुलाई से, मई से जुलाई, और ये आपका अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर तक ये फसल काट ली जाती है। इन फसलों में चावल आपका आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अब तीसरा आपका है जायद फसलें। जायद फसलों की अगर हम बात करें तो जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल है, इसके बीच में जो अंतराल है, गर्मी का जो सीजन है, उनमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। इसमें आपका आ जाएगा ककड़ी, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, हरा चारा आदि। ककड़ी, खरबूजा, हरा चारा, ये सब चीजें आ जाती हैं जायद की फसल में। अब हम किसी एक फसल के बारे में बात करते हैं, ये जो जैसे अब ले लेते हैं चावल की फसल, कि चावल की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कितने तापमान की आवश्यकता है, इन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। देखते हैं चावल। चावल की फसल में हम जान लेते हैं, चावल ये खरीफ की फसल है, इसके बारे में हम जानते हैं कि कितना तापमान, कितनी वर्षा, किस तरह की भूमि, किस तरह की धरातल या श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला अगर हम देखें तो पहले इसमें आ जाएगा आपका तापमान। तापमान में, तापमान, चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें बोने से लेकर काटने तक या लगाने से लेकर काटने तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है पूरे चावल में। चावल की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है लगाने से काटने तक। दूसरी चीज आती है तापमान के बाद अगर हम बात करें तो वर्षा की। दूसरा इसमें है वर्षा। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 100 सेमी की आवश्यकता होती है। इससे अगर कहीं कम वर्षा होती है तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई करके उसकी पूर्ति की जाती है या सिंचाई करके हम उसको उगाते हैं। आपका हो गया तापमान, वर्षा। अब धरातल की बात करते हैं, या धरातल, धरातल की बात करें तो धरातल, चावल वैसे तो समतल और मैदानी भागों में उपयुक्त होती है, लेकिन यह इसके साथ साथ
आपका तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, या तो कहें भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य में भी चावल बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। वैसे ये मैदानी क्षेत्र में उपयुक्त होती है, लेकिन यहाँ तक कि हिमालयी क्षेत्र में भी चावल पैदा किया जाता है। अब आगे देखते हैं, चौथा इसमें मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी में है, इसके लिए नमी धारण करने वाली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी को सोखती हो, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि यह मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है और धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए इसके लिए चिकनी व दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। अब आगे चलते हैं। तो अगर हम श्रमिक की बात करते हैं या श्रम की बात करते हैं, श्रम की बात करें तो चावल जो है इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल लगाने से लेके साफ सफाई, खर निकालना, गुड़ाई करना, खर निकालना, रोपना, काटना, सारे में इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें यह जो होता है, ऐसे क्षेत्रों में यह किया जाता है खेती जहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाएं। तो इसलिए श्रम इसमें अधिक लगता है और ये उन्हीं क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है जहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाएं। तो ज़्यादातर हम चावल की बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, और भारत के राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सब राज्यों में चावल की खेती अधिक होती है। और यहाँ तक कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। पूरे सीजन भर में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब अगला आपका है उत्पादक क्षेत्र में है। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो चावल मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, डेल्टाई क्षेत्र, तटीय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत का पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी चावल की अच्छी पैदावार की जाती है।